अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, ये वक्त तारीख का वो लम्हा है जहां ज़मीनी हक़ाइक़, आलमी तज्ज़िये और अस्करी रिपोर्ट्स एक बार फिर वही सच दोहरा रही हैं जिसे भारत दहाइयों से झुटलाने की नाकाम कोशिश करता रहा। अमरीकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट ने इस हकीकत को मजीद वाज़े कर दिया है कि पाक भारत जंगी माहौल में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी कायम की, जबकि चीन ने भी अपने दिफाई निज़ाम को आजमा कर खत्ते में अमन के दिफा के लिए अपनी शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि भारत के बयानिए और इसकी धमकी आमेज जंगी पॉलिसीज की खुली शिकस्त है। भारतीय रुसवाई की दूसरी तह तब खुल गई जब आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पर अपनी चशम कुशा रिपोर्ट जारी की। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने भारत समेत पूरे खित्ते को हैरान कर दिया। ब्लूमबर्ग ने वाज़े तौर पर कहा कि सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है, मौशी इस्तेहकाम की फजा में मजबूत हो चुकी है और इक्तिसादी तरक्की के नए सुनहरी दौर की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान ने साबित किया है कि इसकी ताकत सिर्फ इसकी फौज नहीं, इसकी मईशत भी उठ रही है, जबकि भारत की रुसवाई ये भी है कि इसकी हकीकत अब सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन्हीं दो रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमरीका की। ये दौरा अमरीका का जो उन्होंने किया है महज एक सिफारती मुलाकात नहीं बल्कि नए आलमी नक्शे की पहली लकीर साबित हो सकता है। मशरिक़ वस्ता की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है, लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा ऐलान ये कि सऊदी अरब को अमेरिका का नॉन नेटिव अहम इत्तेहादी करार दिया जाना सिर्फ एक एजाज नहीं बल्कि एक आलमी मैसेज भी है कि सऊदी अरब अब महज एक खित्ते की ताकत नहीं बल्कि आलमी स्ट्रेटेजिक कुव्वत भी है। सवाल यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब ने खुद को इस मकाम तक पहुंचाकर साबित कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल अब दूसरों के हाथ में नहीं बल्कि रियाद के फैसलों से लिखा जाएगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सऊदी अरब का इब्राहिम अकॉर्ड में मुमकिन शमूलियत महज सिफारती कदम नहीं होगा, ये मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासी साख्त को झंझोड़ देने वाला ऐलान साबित हो सकता है। दुनिया की सबसे मौसर अरब रियासत अगर बराह रास्त इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करती है तो क्या ये खित्ते में ताकत के नए महवर की तश्कील होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि फ़लस्तीन कहाँ खड़ा होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए मेजर जनरल समरेज सालिक साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ IR एक्सपर्ट उस्मान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जनरल साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। सबसे पहले हम अमरीकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सर, भारत की अस्करी नाकामी एक बार फिर आलमी फोरम्स पर बेनकाब हो रही है और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा जो अस्करी किरदार है वो भी एक बार फिर से नुमायां हो रहा है और नुमायां होकर पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। कैसे देखते हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सबको सलाम कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जो ज़मीनी हकायक हैं जो हमने खुद देखे इस खत्ते में रिहायशी होने के नाते, उनमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि इंडिया को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। इंडिया के जहाज़ गिरे, इंडिया की एयरफोर्स जो थी वो ग्राउंड हो गई और उसके बाद इंडिया ने चीखना शुरू कर दिया सीज फायर के लिए, बिकॉज इंडिया इतना वल्नरेबल हो चुका था कि मजीद आगे जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात का पेश खैमा था। लेकिन इन हकायक को जुटलाते हुए इंडिया हमेशा से झूठे और फॉल्स और फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स वो थ्रो करता रहता है, जिसकी वजह से इन रिपोर्ट्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये रिपोर्ट हमारे लिए खुश आइंद है, काबिल फ़ख्र है और कि दुनिया जो है वो एतराफ़ कर रही। इससे पहले हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बरमला कहते रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट हमने पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, लेकिन ये है कि उधर से काउंटर नैरेटिव भी इंडिया से लगातार आते रहे हैं। आज भी एक मैं देख रहा था जहाँ पे वो कह रहे थे कि हमने फेक एक डिकॉय था जिसको पाकिस्तान ने गिराया है, एक्चुअली राफेल तैयारों को नहीं गिराया। सही। ये ऐसी बातें हैं जिनका कोई सर नहीं है, लेकिन ये कि इंडिया का सिरा रहा है वो तो डेफिनेटली ये करेगा। तो ये जो रिपोर्ट ये बहुत अच्छे तरीके से वैलिडेट करती है जो भी पाकिस्तान का स्टांस और पाकिस्तान का जो नेचर है वो दुनिया में और उभारती है।
ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। ये जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है सर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? भारत का जो प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा जो अभी तक वो बनाने की कोशिश कर रहा है, बुरी तरह से ये हम देख रहे हैं कि नाकाम हो रहा है और पूरी दुनिया के सामने भारतीय रुसवाई भी हम देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जब बैठते हैं, जिसके साथ मुलाकात करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये बात करते हैं। और अब अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में एक बार फिर जो भारत का जो भांडा है वो बीच चौराहे फूट चुका है। सही है। देखें, जिसके इसके तवक्को की जा रही थी, और जिस तरीके से देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बारहा कहा, और जिस तरीके से आज ये रिपोर्ट पेश हुई और कांग्रेस में पेश हुई है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस की इनपुट है। इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प जब कोई स्टेटमेंट देते हैं 7 जहाज गिरे, सीज फायर मैंने कराया, तो इसका मतलब है वो भी इंटेलिजेंस इनपुट पे बात कर रहे हैं। जिस तरह वो जहाजों के देखें, उनके पास जीपीएस सिस्टम है, वो सैटेलाइट के जरिए वो सिस्टम दुनिया भर में देख रहे हैं क्या हो रहा है। चाइनीज बीडू सिस्टम है, वो भी इन प्लेस है। और फिर देखें कि इसमें जब ये रिपोर्ट पेश हुई है, तो एक ऑफिशियल एक अथॉरिटी के तौर पे ये लॉस्ट नेल इन द कॉफन है कि जो अब इंडिया में तो इसके बाद हलचल मचेगी, क्योंकि वहां उनके साथ जो एक्चुअल अभी वेरीफाई हो गई चीजें। इससे साबित देखें कैसे साबित होती हैं कि जब ये जंग हुई, तो इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल था दैट हैज रिजन। और इसके बाद ये है कि, और सिंपल सी बात है, देखें कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज इनवाइटेड टू अ लंच बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द इम्पोर्टेंस जो ही प्लेसेस द फील्ड मार्शल जो उनके सामने है। सो वो इम्पोर्टेंस आप देखें। फिर जहाजों की उन्होंने बात की, फिर प्राइम मिनिस्टर आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गए और वहां पे ही सेट कि हमने 7 जहाज गिराए हैं। फिर इंडिया के अंदर भी जो समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस पूरी जंग में प्रीवेल कर गया है। और फिर उन्होंने फिर देखें कि जिस तरह ब्लूमबर्ग ने डॉक्यूमेंट्री भी की, और इसके बाद भी देखें जो डिफरेंट थिंक टैंक्स थे और उन्होंने भी इस पर बातचीत की। और फिर स्पेशली जब वो स्टॉक एक्सचेंज में राफेल के शेयर्स गिर गए, J10C के ऊपर आए। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि देखें, पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज की, यकीनन की, चाहे वो J10C थे, PL-15 था, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था, हमने यूज किया, लेकिन इट इज द पाकिस्तान का, इट इज द मैन बिहाइंड द गन जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, या वो हमारे पायलट्स थे, वो जहाज J10C को उड़ा रहे थे। और फिर देखें मल्टी डोमेन ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन हुई। और ओवरऑल जो मेरा जाती असेसमेंट है, दैट इज द लीडरशिप जिसने काउंट किया है, जो वो लीडरशिप है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलिट्री लीडरशिप को कहा कि आपने टेक कवर करना, आपने जो करना, डिसीजन आप लोगों के पास है। सो इट वाज फील्ड मार्शल्स की जो स्ट्रेटेजिक विजन थी, उनकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी। इससे देखे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि इंडिया ने खुद एक्नॉलेज किया कि 109 टारगेट्स पे स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान ने। और फिर देखें कि लोकसभा का इजलास हुआ, तो उसमें जो राजनाथ सिंह ने सेकंड डे पे उन्होंने लोकसभा में कहा कि हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की है एंड दे आस्क्ड फॉर सीज फायर, लेकिन पाकिस्तानी डीजीएमओ रिफ्यूज। उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे। सो वो क्रेडिबिलिटी थी अफवाज पाकिस्तान की। और फिर देखें कि अभी सारी दुनिया मानती है। अभी आप क्या है देखें, आपका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऊंचा हुआ है। साउथ एशिया में यू आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे जाने जाते हैं, यू आर पीयर कंपिटिटर विद इंडिया। और वेस्ट एशिया में देखें कि आप यू आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सो जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर आप बन गए हैं। अमेरिका आपको उस एंगल से देखता है एज ए प्लेयर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और अब अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया हमें वैसे ही देख रही है। उस्मान साहब भी मौजूद हैं। उस्मान साहब, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल की हम बात करें तो हमारा प्रोफाइल कितना इम्प्रूव हुआ है, और अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट है किस तरह से आप रीड करते हैं इसको? जी डेफिनेटली सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर से ये रिपोर्ट का आना बताता है कि जो भारत की लॉबी है वहाँ के ऊपर, जो कि बड़ी एक्टिव है, या दहाइयों पे हम देखते हैं उनका इन्फ्लुएंस रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के अंदर उनके स्टूज बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस रिपोर्ट का कांग्रेस से पब्लिश हो जाना, मेरे ख्याल में ये इट स्पीक्स वॉल्यूम
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया आलमी सतह के ऊपर जिस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका हुआ है, उसकी साख और शनाख्त मुतासिर हुई है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से दोबारा अपना इमेज और दुनिया के अंदर जो परसेप्शन थी है रियलिटी की है वो दोबारा से शेप किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है बता चुका है कि रीजन के हम बाई स्टैंडर्ड नहीं है, हम क्रेडिबल पार्टनर हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक प्लेयर है यहाँ के ऊपर है, और हम असर्ट कर सकते हैं अगर हम पे कोई इस तरीके से वॉर जो है अनजस्टिफाइड वेज करने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ जो है ये नैरेटिव की मेरे ख्याल में शिकस्त है भारत की, जिस तरीके से उनका मीडिया या उनकी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप का हर मीडिया इंटरेक्शन के अंदर ये रेगुलर फीचर बन चुका हुआ है कि वो इंडिया से मुतालिक जो है बार बार ये बात करते हैं कि इंडियन तैयारे वहां के ऊपर गिराए गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लेवरेज जो है वो डेफिनेटली रीजन के अंदर, इंटरनेशनल एरिना के अंदर बहुत बड़ा है, और हम जो है इंतहाई क्रेडिबल और मजबूत जो है एक अपना कुव्वत के तौर पे दुनिया में सामने आए हैं। जी सही। मेजर जनरल समरेश सालिक साहब, आपसे मैं ये अब बात करना चाहूँगी। अब हम ब्लूमबर्ग की बात कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग ने जिस तरह से सर हमारे सिपा सालार की तारीफ़ की है, उनकी क़यादत की तारीफ़ की है और कहा है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ना सिर्फ अस्करी महाज पर, सिफारती महाज पर, बल्कि मौशरी मैदान में भी बहुत ज़्यादा हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, और आने वाले सालों में जब तक रहेंगे फील्ड मार्शल, हमारा मुल्क जो है वो मौशरी लिहाज से भी बहुत बेहतर हो जाएगा। सर, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, जो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो फ्यूचर सिक्योरिटी है दैट लाइज इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमें न्यूक्लियर वेपन्स ने सिक्योर किया 80s में अगेंस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, लेकिन फ्यूचर में हमें अगर सिक्योर करना है तो वो इकोनॉमिक वायबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने सिक्योर करना है। हमने रिसेंट पास्ट में पिछले 3 साल में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इंटरनल इंस्टेबिलिटी, उस तरह के चैलेंजेस हमें रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है डेफिनेटली ये रिकग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान ने टर्न अराउंड किया इकोनॉमी को और एक पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, और मैं समझता हूँ कि वो है उससे अच्छा एक मुस्बत असर पड़ेगा। जब इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे तो बाकी एरियाज में भी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो मेरा कंसर्न है, जो मैं काफ़ी दफ़ा इसका इजहार कर चुका हूँ, दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि हम ये चौथी दफ़ा देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी शैकल कर लेती है। तो वो आई विश कि अगर हम पॉलिटिकल हो जाएं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो उसको बहुत तेजी से उसमें बेहतरी आएगी। सर, आप क्या समझते हैं कि करना क्या चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरमायाकारों का एतमाद तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं होंगे तो क्या हम वो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इससे पहले हम 3 दफ़ा एफर्ट्स कर चुके हैं जबकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई। तो ये हम एफर्ट अभी चौथी दफ़ा कर रहे हैं। पिछली जो 3 अदवार थे उनके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ड ओवर प्रूवन नॉलेज है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नॉट वाइस वर्सा। तो हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, और इस वक्त जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं मुल्क में, जिसमें टेररिज्म है, जिसमें वेरियस एजिटेशंस हैं, जिसमें एक हिजानी कैफियत है, उसके पीछे बेसिक वजह जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकली हम अपने आप जो टेम्परेचर है उनको कम करें, उनको रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं, तो हम इकोनॉमिकली भी गेन करेंगे। ठीक है, यानी खारजी जो चैलेंजेस हैं उनके साथ साथ जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं उनसे भी हमें नबूर्द आज़मा होना है, ये बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि ब्लूमबर्ग ने वाज़े तौर पे कहा है कि जो सिपा सालार की क़यादत है और इसके साथ साथ उनके जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उससे सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ा है। सर, आपको क्या लगता है कि सरमायाकारों का एतमाद तो बढ़ा है, मौशी लिहाज से किस तरह से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और जिस तरह से जनरल साहब ने भी बात की कि कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मस्ट है। पोलराइजेशन हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में है, लेकिन ये है कि सिंस अभी इस गवर्नमेंट में देखें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसमें
ऑल्दो गवर्नमेंट में कोलिशन भी बैठे हुए हैं, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी भी है लेकिन इनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि सारे ऑन बोर्ड हैं एज फार एज पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न, लिविंग असाइड अपोजिशन को। बाकी ये चाहते हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें जो की रोल है फील्ड मार्शल ने, जो इनिशियली जब शुरू में उन्होंने टेक ओवर किया था, तो उसके बाद से जहां पे सिक्योरिटी और एलओसी को उन्होंने फोकस रहे, वार ऑन टेरर पे रहे, इसके बाद जो इकोनॉमी को भी उन्होंने फोकस किया। और आपको याद हो कि हमें किसी टाइम पे डिफॉल्ट होने लगे थे, लेकिन उससे हम रिकवरी हमारी हुई। और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी उन्होंने की, स्पेशली विजिटिंग मिडिल ईस्ट में जहाँ पे गए हैं, वहां पे जाके जो उनके वहां पे जो बातचीत हुई, इसके बाद जो आपको बेल आउट पैकेजेस मिले हैं, और इसके बाद देखें अब SIFC का कयाम है, और इसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी है, और बाकी फिर इनके फ्रिक्वेंट इंटरेक्शन विद द बिजनेसमैन अक्रॉस पाकिस्तान, चाहे वो कराची है, लाहौर है, उनको एक किस्म की कॉन्फिडेंस उन्होंने दिलवाया है। और इसी तरीके से देखें जो हमारे रिमिटेंसेज अभी बढ़ गए हैं, जो बाहर से पाकिस्तानीज हैं, बाहर से पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। यकीनन की मुश्किलात से हम निकले हैं, हमने वी हैव टेकन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। सो इट विल टेक टाइम, लेकिन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। और यकीनन ये गवर्नमेंट में देखे कंटिन्यूटी जब ये रहती है इस तरीके से, और तमाम ऑन बोर्ड होते हैं, और सिंसेरिटी के साथ एवरीबॉडी की कोशिश होती है पाकिस्तान के लिए काम करे, तो यकीनन इसमें हमारी कामयाबी होगी। और हम आप देखेंगे नियर फ्यूचर में लाइकली सऊदीज की तरफ से बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और यहाँ से पाकिस्तानी बहुत सारे जो है इन मिलियंस वो सऊदी अरब भी जाएंगे। सर, अभी जो हमने 500 अरब का पैकेज दिफाई निज़ाम के लिए मुख्तस किया है, ऑल्दो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है हमारे दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना? जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब कंपैरिजन करते हैं हमारे $8 बिलियन का इंडिया के $86 बिलियन के, डिस्पाइट ऑल दैट हमने उनको जिस तरीके से देखिए ह्यूमिलिएट कर दिया हमने किया, तो सो प्रोफेशनलिज्म है, सारा कुछ चीजें हैं। तो लेकिन यकीनन देखें कि उसके लिए फंड चाहिए आपको, आपकी मेंटेनेंस से आपने लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट भी लेना है। सो बहुत सारी कोशिशें हैं। यकीनन इसके बावजूद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे आर ट्राइंग टू मैनेज, फिर आर्मी भी खुद इसमें चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रही है। सो देखें कि सिक्योरिटी इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। आपकी सिक्योरिटी आप देखें कि थ्रेट आपके ईस्ट से भी है, वेस्ट से भी है, इंटरनली टेररिज्म भी है, तो उससे वो बहुत सारी इसमें फैक्टर्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है उस्मान साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट, अभी फिर ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, फिर पाकिस्तान, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया देख रही है, सिफारती महासपे में बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका का जो इमेज है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। सर, ये जो टाइम है पाकिस्तान को इससे किस तरह से अवेल करने की ज़रूरत है, और मौशी लिहाज से हमें किस तरह से फ़ायदा हो सकता है इसका? अमेरिका का इमेज किस सेंस के अंदर आप कह रही हैं कि डैमेज हुआ? जी उस्मान साहब। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वो किसी कंट्री के लिए भी जो है वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक ऐसा मुल्क जिसकी 60% से ज़्यादा यूथ हो, और ऑफ कोर्स बड़ी वाइब्रेंट जो है, एक्टिव जो है, उसके लिए मार्केट जो है वो मुयस्सर होनी चाहिए। हम देखते हैं कि अभी रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ये अभी हालिया दिनों के अंदर ही, कि 34% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई है। डेफिनेटली उसकी रीज़न वही है जो हमारे फेलो पैनलिस्ट ने पहले बता दी हुई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरी सिक्योरिटी रीजंस हैं। नो डाउट हमारी जो फौज पाकिस्तान है वो दोनों बॉर्डर पे दोनों इंगेज करके, क्योंकि इंडिया हमें ब्लीड करने की पूरी कोशिश कर रहा है दोनों साइड से, वो नहीं चाहते कि हम टेक ऑफ करें। लेकिन नो डाउट हमारी जो अपना क्या कहते हैं, अब कह लें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो कंसिस्टेंट मैनर में कोशिश कर रही है, लेकिन हमें MOU से ज्यादा जो है वो कुछ लेके आना है। हम रिलाई नहीं कर सकते सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर, हमें वायबल जो है मॉडल चाहिए। हम देखते हैं कि हम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज के अंदर है फ्रीलांसिंग के अंदर, तो हमारी यूथ जो है वो डेफिनेटली क्या कहते हैं ऐसी अपना अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रही होती है कि जो मार्केट के अंदर उस तरीके से अवेलेबल हो। तो मेरे ख्याल में तमाम सियासी स्टेक होल्डर हैं, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं अपने मुफाद से ऊपर होके देखना चाहिए इन सारे मामलात को, और कौम का जो
मुतफिका लाया, मतलब जब तक वो तय नहीं पा जाता, मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से मुश्किल सूरत हाल रहेगी है, क्योंकि डिसग्रंटल्ड लोग हैं इस हवाले से हम देखते हैं। और नो डाउट पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनली हमने दोबारा से रिक्लेम किया अपने इमेज को, अपने पोस्चर को, डिप्लोमेटिकली हम बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, मिलिटरीली हमने खित्ते के अंदर अपनी दाग बिठा दी है, लेकिन ये इकोनॉमिक फ्रंट जो है उसके लिए हमें वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। उस्मान साहब, भारत को ये सब कुछ एक आंख नहीं भा रहा और भारत का इमेज बुरी तरह से मुतासर भी हुआ है। आपको क्या लगता है कि भारत इसका बदला लेने के लिए कुछ प्लान कर रहा है? एक तो हमने देखा कि प्रॉक्सी बनाया अफगानिस्तान को, इसके अलावा हमें किस तरह से तैयार रहने की जरूरत है? जी डेफिनेटली भारत जो है हमें ब्लीड करने की, मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ी कोशिश करेगा। वो लोग इंसर्जेंट्स हो जाएं, उसके थ्रू फिर मुल्क के अंदर अनार्की क्योस को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, मैनिपुलेट करता है। और जिस तरह से अफगान काबुल के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है वो वहां पे हमारी अटेंशन, हमारी पूरी कुव्वत जो है वो चाहते हैं कि इसी तरीके से इन्हीं मामलात के अंदर लग जाए। और फिर हम देखते हैं कि उनका यही पैटर्न है, उन्होंने पता है उन्हें ना उनमें सकत है ना सलाहियत है हमें सामने से मुकाबला करने के लिए, तो वो कोवर्ट तरीके से पाकिस्तान को जो है वो डैमेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सर ने पहले कहा कि हमें रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, हमें ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए, हम दुनिया के अंदर जो है डेफिनेटली जिस चीज को। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि हमारा जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है वो जिस तरह से उस्तवार हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से तारीफें कर रहे हैं, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वाकई अमेरिका जो है वो हमारा सगा है और भारत के साथ दूरियां बढ़ रही हैं उसकी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हमें ट्वीट और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे मामलात को देखना होगा। अभी खालिया 2 हफ्ते पहले कुआलालंपुर में पीट हेग्सेथ और राजनाथ सिंह के दरमियान जो अपना मुआहदा हुआ, वो हमने देखा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो 10 साल के उनके दफाई फ्रेमवर्क के हवाले से पॉलिसी डायरेक्शन देता है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी तक उनकी रसाई है और दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से इश्तराक की बातें कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बातें हो रही हैं वो अपना म्यूचुअल तौर के ऊपर। तो मेरे ख्याल में हमें इस हवाले से इतना भी खुद को जो है वो आराम पसंदी के साथ जो है मामले को नहीं देखना चाहिए। अमेरिका जो है अमेरिका फर्स्ट के तहत अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी डेफिनेटली दूसरे एवेन्यूज हैं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सी पैक जिसका अपना प्रोसेस जरा स्लो हुआ है, हमें उस चीज को देखने की अशद जरूरत है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तमाम ममालिक के साथ ही अपने ताल्लुकात उस्तवार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे MBS के दौरे अमेरिका की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमेरिका की बात कर लेते हैं। बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऐलानात भी हो रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नक्शा बदलने जा रहा है और कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। अपने पैनल के सामने यही सवाल रखना चाहूँगी। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं अमेरिका के सऊदी अरब के साथ, पहले से ज़्यादा बेहतरी आ रही है। सर, अमेरिका के पस मंज़र में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका कोई भी ताल्लुक अपने मतलब के बगैर उस्तवार नहीं करता, तो क्या मतलब हो सकता है अमेरिका का? देखिए, सबसे पहले हमने ये समझना है कि अमेरिका जो है वो डेफिनेटली सोल सुपर पावर है दुनिया की, लेकिन जो अमेरिका की ट्रस्ट वर्दीनेस है या उसका कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट हैज बीन क्वेश्चनेबल इन द पास्ट। ट्रू। अब डेफिनेटली अमेरिका इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोशिश है कि जहां कहीं से भी वो फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं वो लें। ठीक है। ना सिर्फ अभी बल्कि पिछली टर्म में, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुछ ऐसी वीडियोस आए थे जिसमें उन्होंने बड़ी स्ट्रेट टॉक की थी, यू हैव द मनी एंड आई हैव द रिसोर्सेज, आई नीड योर मनी, इस तरह की बातचीत। अब जो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि जो तल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं इसमें बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो अमेरिका होगा। ठीक है। एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न, सऊदी अरेबिया को हमेशा से अमेरिकन अम्ब्रेला चाहिए रहा है थ्रू आउट, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसेशन है उसके जरूरी है। और वो लास्ट पिछले टेन्योर में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं अपना कवर उठा लूँ तो सऊदी गवर्नमेंट शायद जो है वो 2 हफ्ते भी ना चल सके। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि ढकी छुपी बातें हैं। तब्दीली तो डेफिनेटली आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि खत्ते में तब्दीली आ रही है, लेकिन देखना यह है कि वो तब्दीली किसके लिए पॉजिटिव होगी और किसके लिए नेगेटिव होगी। ठीक है। जिस तरीके से इजराइल को खुली छुट्टी मिली है रिसेंट पास्ट, अभी भी मिली हुई है, इन चीजों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए और खत्ते के लिए कोई बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं होगी।
ठीक है सर, ये जिस तरह से आपने इसराइल का भी हवाला दिया, तो अगले राउंड में हम यही बात करेंगे। अगर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में दाखिल हो जाता है तो ये किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करेगा और फ़लस्तीन के लिए कितना ये बुरा साबित हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे MBS के दौरे अमेरिका की बात करूँगी। इस दौरे की अहमियत आप किस तरह से देखते हैं? और सर फिर हमने ये भी देखा कि इस दौरे में एक बड़ा ऐलान ये भी हुआ कि F-35 तैयारों की फराहमी जो है वो सऊदी अरब को यकीनी बनाई जाएगी अमेरिका की तरफ से। बड़े अरसे से इस पर बात हो रही थी, लेकिन अब ये फराहमी यकीनी बना दी जाएगी। सर, खित्ते का तवाज़ुन किस तरह से तब्दील हो सकता है इससे? हाँ जी, हाँ देखिए, पहले तो एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जाहिर करता है, और जिस तरीके से वहाँ उनको रिसेप्शन दी गई है और केमिस्ट्री, हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जिस तरीके से उन्होंने इनको MPS को डिफेंड किया जब इंटरव्यूज हो रहे थे, और फिर इसके बाद देखें कि लोग जो डिसीजंस लेते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, हर एक अपना मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट देखता है। सऊदी अपना देख रहे हैं, अमेरिकन अपना देख रहे हैं। तो अभी इसमें देखें कि ये $142 बिलियन के ऑलरेडी इनकी उन्होंने वेपन्स परचेज करने, जिसमें जहाज भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट तैयारे भी हैं, मिसाइल भी शामिल हैं। और फिर ऊपर से देखें 1 ट्रिलियन उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ऑलरेडी $170 बिलियन ऑलरेडी सऊदीज ने डिफरेंट कंपनीज में ऑलरेडी डाले हुए हैं। सही। अब इससे ये होगा कि सऊदीज का जो रीजन के अंदर जो एक वो अपने आप को वो भी समझते हैं कि वी आर नॉट ए रीजनल प्लेयर, हम इंटरनेशनल प्लेयर्स बन गए हैं। देयर इज अ ट्रांजिशन की सोच सऊदी अरब में अंडर द लीडरशिप ऑफ MBS। देखें कि ऑयल से वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह नियोम को वो डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक फेज है। सो इनकी रिक्वायरमेंट है, जहां पे ये वेपन्स और इक्विपमेंट ले रहे हैं, वहां पे दे आर आस्किंग, जिस तरह वो जो चिप्स इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो विदाउट कांग्रेस की क्लियरेंस से मिल नहीं सकते हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम इनको देंगे। तो एक वो बड़ी है। फिर सिविल न्यूक्लियर डील की बात की गई है, उन्होंने कहा हम वो भी इनको एक्सटेंड कर देंगे। और फिर जब ये जहाज इनको मिलते हैं F-35, तो देखें कि दुनिया में मिडिल ईस्ट में, यूरोप में ये जहाज अब वो 8 ममालिक के पास है F-35, और मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में इट्स ओनली इजराइल। सो जब ये जहाज से सऊदीज के पास आते हैं तो एक बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगी। जो क्वालिटेटिव एज जो इजराइल के पास थी, वो अब सऊदीज के पास आ जाएगी। तो सऊदीज एक स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, और मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो मेरा ख्याल में फिर जी उन्होंने ये भी कह दिया कि मेजर नॉन नेटो एलाई हमारा ये है। सही। तो मेरा ख्याल में तो उस पार्टी व्यू से चलेंगे, यही सवाल मैं उस्मान साहब के सामने रखना चाहूंगी। सऊदी अरब को अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी करार देना, सर इसके पीछे बुनियादी तौर पर क्या मुकासद हो सकते हैं उस्मान साहब? जी डेफिनेटली सऊदी अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट की अप्रोच को लेके आगे बढ़ा डोनाल्ड ट्रंप है, और मेगा जो है वो बड़ी खुश है इस हवाले से कि इजराइल को एक पिक एंड मैसेज भेजा गया है कि हम आपके साथ दोस्ती के लिए इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट पे नहीं कर सकते कि खित्ते में हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमसे किनारा कशी इख्तियार करते हुए मुतबादल रास्ते की तरफ जाएं, वो चाइना की तरफ देखें। तो अमेरिका ने दोबारा से रीइंफोर्स किया कि वो खित्ते के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से आज भी जो है वो बड़ा रेलिवेंट है। और जिस तरीके से अमेरिका एक तरह से मदद कर रहा है MBS की कि 7 साल के बाद जो उनके ऊपर एक बैगेज था जमाल खशोगी के मर्डर को लेके, एक इमेज रिहेबिलिटेशन के अंदर वो MBS को हेल्प कर रहे हैं, उनकी आलमी सतह पर दोबारा साख बहाल करने के हवाले से, उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। हम देखते हैं कि जो ग्रैंड रिसेप्शन दी गई है वो मेरे ख्याल में माइंड बॉगलिंग किस्म की है कि आज तक जो है वो नॉर्थ विंग के अंदर जो है वो मेहमानों को रिसीव करते हैं, लेकिन MBS को साउथ विंग में पूरी काबीना के साथ, और जिस तरह से हॉर्स का पूरा प्रोसेशन था और मिलिट्री जेट्स का जो है वो हमने फ्लाई पास देखा जिसमें F-35 तैयारे शामिल थे। और यहाँ ये भी बात जो है वो बड़ी मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन कि इस F-35 तैयारा जो है वो नॉर्मल तैयारा नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वेपन है जो कि उन्हें हैंड ओवर किया जा रहा है, जिससे खित्ते के अंदर जो मोनोपोली है वहां पे वो ब्रिगेडियर साहब ने बात की वो टूट जाएगी। 48 जहाज जो है वो सऊदी अरेबिया को हैंड ओवर करेगी लॉकहीड मार्टिन, जबकि 45 जो है तैयारे वो इस वक्त इजराइल के पास हैं, और ये वही तैयारे हैं जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जब कतर को अटैक किया गया। तो GCC के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसे बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ। अब देखना यह है कि क्या GCC जो है वो मुश्तरका बुनियाद के ऊपर इस 48 तैयारों को इस्तेमाल करेगा, क्या UAE के ऊपर भी कवर देंगे, क्या ये खित्ते के अंदर कतर के हवाले से भी काम करेंगे। दूसरी तरफ चाइना को लेके अमेरिका के ओहदेदार जो हैं वो बड़े खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी, चूंकि उनकी सिक्योरिटी शराकत दारी है चाइना के साथ भी, तो चाइना के हाथ ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लग जाती है।
और नो डाउट ईरान के लिए भी एक जो है वो पैगाम है, और ईरान की जो दिफाई पॉलिसी है उसको वो काफी ज्यादा दबाव का शिकार होगी इस हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली अगली सारी जंगें जो इस दुनिया मुलाकात में इस पर डिस्कशन भी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। अब हम इब्राहिम अकॉर्ड की बात करते हैं। अगर सऊदी शमूलियत इख्तियार कर लेता है, जो बात हो रही है दोनों तरफ से मुमकिन तौर पर शमूलियत की बात हो रही है, तो सर ये जो फ़लस्तीनी मौक़िफ़ है, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मौक़िफ़, ये इसको मजबूत करेगा या कमज़ोर करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक जो पास कमेंट्स आया उस पर जिक्र करना चाहूँगा जी। कि हिस्ट्री हमें पता है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में ये F-35 जो सऊदीया को दिए जा रहे हैं वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान को जब अमेरिका वेपन देता था, इक्विपमेंट देता था, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती थी कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसराइल बहुत ज्यादा करीब है अमेरिका के एज कम्पेयर टू इंडिया, सो देयर इज नो क्वेश्चन ये जो है ये F-35 जो है वो सऊदी पोटेंशियल को एनहांस करेंगे विज़ावी इसराइल। जनरल साहब, यानी ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो तैयारे हैं, ये इस शर्त पे दिए जा रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिका के एलाइज को कोई नुकसान नहीं होगा, ये श्योर किया जा रहा है। आपने देखा है कतर की सिचुएशन में कौन सा भी इक्विपमेंट, यूएस इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सका था कतर, बिल्कुल जब इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया जी। तमाम इनऑपरेटिव बना दिया गया था। तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि ये वेपन किसी भी सिचुएशन में अगेंस्ट इजराइल सोचा भी जा सकता है। ठीक है सर, इब्राहिम अकॉर्ड जी। सेकंड जो पार्ट है दैट इज द इब्राहिम अकॉर्ड। मेरे नजदीक इस वक्त जो मिडिल ईस्ट है, दे आर ऑन द जर्नी ऑफ अपीजमेंट ऑफ द यूएस एंड अपीजमेंट ऑफ इजराइल। इजराइल जो है वो कभी भी टू नेशन स्टेट के ऊपर नहीं आएगा, और वो जिस तरीके से उसने हरदर्मी पहले दिखाई है वो इस हरदर्मी को कंटिन्यू करेगा। वो जो भी अकॉर्ड में जो कंडीशंस होंगी वो हमास से पूरी करवाएगा और उसके बाद उससे मुनहरफ हो जाएगा, ये आप देखेंगे। अच्छा। तो मैं ये तवक्को नहीं रखता कि जितने भी आजकल इनिशिएटिव हो रहे हैं जिसमें कि जिस तरीके से एफडीएस की वहाँ पे रिसेप्शन हुई है, दैट इज अ बैंकर वुड ऑलवेज डू सच काइंड ऑफ रिसेप्शन जहाँ पे पैसा आना है। तो कोई ये नई बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि पैलेस्टीनियंस का जो सेकंड स्टेट की जो ऑप्शन है उसके हम नज़दीक जा रहे हैं, बट मेरे नज़दीक हम उससे दूर जा रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। सऊदी अरब की जो मुमकिन शमूलियत है मशरिक़ वुस्ता में तवाज़ुन को किस तरह से ये बिगाड़ सकता है, और क्या फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की सपोर्ट में ये होगा या मुखालिफ जाएगा? देखें, पहले तो यही सवाल पूछा गया था, तो MBS ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हम चाहते हैं वहाँ पे टू स्टेट सोल्यूशन हो, इजराइल भी रहे, फ़लस्तीनियों की अपनी स्टेट भी हो, तो उसमें तो दो राय नहीं है। और देखें कि जब इस 7 अक्टूबर से पहले जो वाक़यात हुए थे, तो उस दौरान भी इट वाज ऑल वो तैयार थे ये चीजें होने, तो उस पर जब ये लड़ाई हुई उसके बाद से सऊदीज पीछे हट गए हैं। सो अभी देखें कि 11 मुस्लिम कंट्रीज से जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को, 6 अरब है उसमें। अभी 12वां मुल्क जो है वो कजाकिस्तान ने भी इंडोर्स कर दिया है कि मैं भी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। तो सऊदीज विल नेवर रिकॉग्नाइज इसराइल, दे विल नेवर बी पार्ट ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड, क्योंकि उससे ये है कि सऊदी अरब में उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि अभी अभी देखें रेजोल्यूशन पास हुई है 2803, जिसमें बहुत सारी चीजें वो 20 पॉइंट्स की बात की गई है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। और उसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि टू स्टेट सोल्यूशन वाज़े तौर पर इसमें शामिल किया जाए, लेकिन उसमें एक स्टिल देयर इज अ पाथ, स्टेटहुड को मान ली गई है। सो इट इज अ स्टार्ट, और इसमें चीज चलेंगी आगे। एंड सब्सिक्वेंटली द वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिकन या फ्रेंच है या दूसरे ममालिक है, वो दे अंडरस्टैंड कि विदाउट टू स्टेट सोल्यूशन ये चीजें मुमकिन नहीं है, कि पीस एंड स्टेबिलिटी वहां पे हो नहीं सकती है। और अभी देखें ऑलरेडी हमास ने जो अभी रेजोल्यूशन पास हुई तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। सो वो चीजें हैं, लेकिन सऊदीज विल नेवर बी पार्ट ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड एज लॉन्ग एज कोई गारंटी या श्योरिटीज टू स्टेट सोल्यूशन के नहीं मिलती। ठीक है उस्मान साहब, क्या किसी चालाकी के थ्रू इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है सऊदीया को टू स्टेट सोल्यूशन के बगैर ही? नहीं, डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। और अभी जो है F-35 की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के अंदर इसको ब्लॉक करने के हवाले से एपेक लॉबी जो है बड़ी मुतहरिक है। 2020 के अंदर जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था तो वो इसी मामले के ऊपर हुआ था कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 जो है हैंड ओवर की जाएगी UAE को।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही जो है कांग्रेस ने उस बिल को ब्लॉक कर दिया और आज तक वो उन्हें नहीं पास ऑन किए गए, जबकि कोई पोटेंशियल खतरा नहीं था यूए की तरफ से मेरे ख्याल में इजराइल को। और अभी भी हमें खबरें यही आ रही हैं कि सीनियर रिपब्लिकन जो है वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि कंडीशनैलिटी रखता है इसके अंदर कि इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने की सूरत में आपको पास ऑन किए जाएंगे। तो डेमोक्रेट्स डेफिनेटली बड़े मुखालिफ हैं उनके अपना सऊदी अरब के ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड के ऊपर वो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली अपनी प्रेसिडेंशियल जो इमरजेंसी पावर है उसको एग्जॉस्ट करते हुए बैक इन 2019 भी उन्होंने ये किया था, सऊदी अरब को वेपन सप्लाई किए थे और अभी भी करेंगे। बाकी रहेगी इब्राहिम अकॉर्ड की बात, तो वो कैटेगोरिकली डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के उन्होंने कह दिया कि जब तक दो रियासती खाल की तरफ वाजिया रास्ता जाता वो देख नहीं लेंगे तब तक वो इसके ऊपर जो है वो अपना इसमें शामिल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर, और तिलमिला रहा है इस वक्त इजराइल, वो लेबनान में कभी अटैक कर रहा है, उनकी लॉबिंग उस तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि अमेरिकन अपने मफाद को देख रहे हैं, उन्हें 1000 ट्रिलियन डॉलर नजर आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट जो है पे करेंगे कि सऊदी अरब को इतना प्रेशराइज कर दें कि सारा मामला जो है वो डाइल्यूट कर जाए। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस्राइली बर्बरियत की बात करेंगे क्योंकि आज फिर लबनान पर उसने हमला किया जिसके नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म की हिदायत पर गज़ा के लिए जो भी भिजवाया गया 100 टन इमदादी सामान है वो भी मिस्र पहुँच गया। किस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीनी सूरत हाल और इस्राइली बर्बरियत पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो इसराइल और लबनान के दरमियान एक जंग बंदी मुआहिदा तय पाया था, लेकिन उस माफ़ते के बावजूद हम देख रहे हैं कि इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और हमले भी किए जा रहे हैं लबनान पर। इससे क्या साबित होता है जनरल साहब, अगर इसराइल गज़ा के हवाले से भी कोई मुआहिदा कर भी लेता है तो सर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि लबनान के साथ उसने एक मुआहिदा किया था लेकिन उसके बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। क्या कोई नहीं है जो इसराइली बर्बरियत को रोक सके? अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात करें, मुख्तलिफ दीगर इदारों की बात करें, सर इसराइल सबसे आगे है। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसके दो पहलू हैं। पहले तो जैसे आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इजराइल, बहुत अरसे तक हम ये समझते रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल को कंट्रोल करता है, लेकिन 2025 में ये बहुत अच्छे तरीके से उजागर हुआ है कि इट इज द अदर वे अराउंड, ये इजराइल जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करता है और इजराइल एक वो इंटरनेशनल बुली है जो मैं समझता हूँ कि अब इवन अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं रहा। हमने देखा जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी अग्रेसिव लैंग्वेज की यूज़ की जब ईरानियन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने एक दो दफ़ा अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया बिकॉज इजराइल किसी चीज़ को भी अभी मलूज़ खातर नहीं रख रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, चाहे वो UN चार्टर है, चाहे किसी किस्म का भी है। तो चूंकि इस वक्त दुनिया जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका की हेजमनी है, जिसकी वजह से देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। यूनाइटेड नेशन अपनी पोटेंसी लूज कर चुका है, कोई उसकी नहीं सुनता। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एफिकेसी है वो लूज कर चुके हैं और इस सारी सिचुएशन में जो इजराइल की क्रेडिबिलिटी है या ग्लोबल प्लेयर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ तक इन चीज़ों को एनफोर्स कर सकेंगे, दैट इज हाईली क्वेश्चनेबल। सेकंड जो उसका पहलू है जो हमने समझना है कि जब भी इजराइल को नजर आएगा कि अब इशू के क्लोजर की तरफ हो जा रहा है तो वो हेस्टीली अपने फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा कि नेगोशिएटिंग टेबल पे ऊपर ही इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। तो जो भी आप ये एक्टिविटीज देख रहे हैं ये वो है जो कि वो कोशिश कर रहा है कि अगर ये चीज उसके लिए इनएविटेबल हो जाती है बट स्टिल ही गोज टू द नेगोशिएटिंग टेबल विद इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ठीक है सर। आप ब्रिगेडियर साहब, क्या अमेरिका इसराइल को कंट्रोल कर रहा है या इसराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है? मेरे दिमाग में नेतन्याहू की वो स्टेटमेंट भी आ रही है, रिसेंट जब अटैक किया इसराइल की तरफ से तो कहा गया कि हम अमेरिका से पूछते नहीं हैं अटैक करने से पहले, हम सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं। तो सर कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि एक तो यूएस लॉबी है अमेरिका के अंदर है, वो जो बिल्कुल चाहे वो मीडिया में है, कांग्रेस में है, सेनेट में बैठे हुए हैं या और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इनकी बहुत ज्यादा कंट्रोल इन्फ्लुएंस है या मीडिया हाउसेस भी इस तरह से हैं। तो इसके अलावा देखें क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट जो अमेरिका के अंदर लोग हैं वो बिल्कुल समझ लें लाइन है विद ज्यूइश जो पॉपुलेशन है अमेरिका के अंदर है या इजरायलीज के साथ, तो वो भी है।
फिर भी ये भी कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प जो है बीइंग ब्लैकमेल एप्स्टाइन फाइल की वजह से भी कोई लोग उसको भी रेफर करते हैं कि ये भी मसले मसाइल इसमें हैं। तो लेकिन ये है कि कंट्रोल यकीनन इस तरह है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अमेरिकन सप्लाईज रोक दें, मेरा तो ये मानना था अगर अमेरिका अपने जो सप्लाईज लॉजिस्टिक्स को रोक देते तो वो हमास के साथ भी इजराइल नहीं लड़ सकता है। अच्छा। लेकिन सिंस लॉजिस्टिक्स आ रहे थे वेपन्स और इक्विपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, सो दैट्स वाई देखें कि उन्होंने समझ ले कि वहां पे उन्होंने बदमाशी की, और जिस तरह साउथ लेबनान में जो उन्होंने कल किया है, आज भी स्ट्राइक्स किए हैं, जिस तरह वहां पे कैंप्स में भी जा रहे हैं, वो देखें कि अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी ये यूनिपोलर अभी अमेरिकन प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि नेतन्याहू के सर्वाइवल अपनी ये है कि कोई यहाँ पे पीस ना हो, कोई टू स्टेट सोल्यूशन ना हो, वरना देखें कि द मोमेंट ही स्टेप्स डाउन वो ही विल बी बिहाइंड द बार्स, और क्योंकि उसमें करप्शन के केसेस हैं, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से भी फंसा हुआ है, तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए ये एक्टिविटीज जारी उसने किए हुए हैं। लेकिन ही सेड कि मैंने टू स्टेट सोल्यूशन मानना नहीं है। लेकिन अमेरिकन से जो 8 हमारे जो ममालिक जो वहां पे देवर पार्ट ऑफ जो इनिशियल बातचीत में थी, उनका ये मानना है कि ट्रूथ स्टेट सोल्यूशन के बगैर तो कोई चीज मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में अभी देखें बोर्ड ऑफ पीस बनाया, उसमें ही विल बी हेडिंग, और सब्सिक्वेंटली उन्होंने कहा कि इसको स्टेबलाइज सिचुएशन करने के बाद हम जो सीनियर अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देंगे, इसके बाद कोई बात हो सकती है, बट एक स्टेप लिया गया है। ठीक है उस्मान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ये कि जो इसराइल सऊदी और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की बेहतरी है उसको किस तरह से देख रहा है? हम देख रहे हैं कि F-35 तैयारों की जो डील है इस पे भी इसराइल कुछ खाइफ नज़र आ रहा है, और फिर क्या वाकई इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है? इस पर तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह कांग्रेस के 70% से ज़्यादा लोगों के हवाले से वो फंडिंग करते हैं, और ये चीज़ तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बड़ी ऑब्वियस और एविडेंट है कि इजरायली लॉबी एपेक जो है वो किस तरीके से एक फॉरेन एलिमेंट है जो कि अमेरिका में बैठ के बुली करता है लोगों को, और कैंपेन अभी ज़ोहरान ममदानी के केस में हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ के ऊपर राय जो है शिफ्ट कर रही है। जितने हालिया पोल्स आए हैं उसके अंदर जो लोगों से पूछा गया है तो 21 से लेकर 40 साल की एज ब्रैकेट के लोग जो हैं वो पैलेस्टाइन की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। अच्छा, ज़ोहरान ममदानी की आपने बात की तो डिप्लोमेसी की इंतहा देखें उस्मान साहब, अभी ये जो MBS के साथ मुलाकात हुई थी उसके बाद जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मुबारकबाद दूंगा उन्हें जाके। जी मैं डेफिनेटली न्यूयॉर्क जो है वो सबसे अपना एक तरह से आप कह लें कि बड़ी वाइब्रेंट स्टेट है वहाँ के ऊपर, और हमेशा जो है रिपब्लिकन जो है यहाँ से हारते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो कोमो थे वो भी डेमोक्रेटिक क्लब के मेंबर ही थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उसे डेंट पड़ा है, फिर F-35 की डील हो जाए या 2 दिन पहले जो करारदाद आई है यूनाइटेड नेशन के अंदर उसमें नेतन्याहू ने बड़ी मुखालफत की थी कि 2 रियासती हल की और इनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात ना की जाए, लेकिन अरब मुल्कों ने कहा कि उसी वक्त में ट्रिगर होगी जब आप इसके अंदर ये शामिल करेंगे। इसमें कोई शक नहीं, चाइना और रशिया का मानना है कि तरीकाकार वाजिया नहीं है और ये चीज़ जो है पुख्ता अज़म का इरादा नहीं करती कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान अलॉन्ग विद जॉर्डन इस चीज़ के ऊपर बार बार जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम किसी सूरत के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का पार्ट नहीं बनेंगे अगर वहाँ के ऊपर इजरायली इनखला नहीं होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा प्रैक्टिकल जो है वो मौकफ है। हमास इसको नहीं मानती, उनके मुताबिक उनके मुतालबात जो हैं और हुकूक जो हैं वो इसके अंदर यकसर मुस्तरद किए गए हैं, लेकिन जो PLO है जो कि रमल्ला से ऑपरेट करती, जिनका नुमाइंदा UN में बैठा है, उसने सपोर्ट किया इस डॉक्यूमेंट को। मिस्र ने किया, टर्की ने किया, जॉर्डन ने किया, सऊदी अरेबिया UAE कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का दरीना मौकफ यही रहा, हम खून रेजी खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जंगबंदी बरकरार रहे, इजराइल का वहां से इनखलाओ और पुरअमन तरीके से डीमिलिटराइज करने का अमल जो है वो फोर्स ना करे, आलमी जो अमन का दस्ता होगा। ठीक है वक्त की किल्लत है। आखिर में कंक्लूडिंग मैं रिमार्क्स देना चाहूंगी। सबसे पहले जुनैद साहब आपसे, फ़लस्तीन का हल फिर किस तरह से मुमकिन है सर? शॉर्ट आंसर। देखिए, सबसे पहले हमने ये समझना है कि इजराइल का पर्पस क्या है, इजराइल को बनाने का यहाँ पे मकसद क्या था। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी नहीं है, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, और ये उनके अपने ऑथर्स ने लिखा हुआ है जिसको मैं जॉर्ज फ्रीडमैन को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। ये सारी चीज को अगर हम ज़हन में रखेंगे तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मसला फ़लस्तीन का हल किस तरह से फिर मुमकिन है? अगर इसराइल ने किसी की सुननी नहीं है, अमेरिका और इसराइल की आपस में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उनसे उनके बीच में से सुई भी नहीं गुजरती है, तो फिर हल किसने निकालना है और कैसे निकलना है?
देखें जी, वर्ल्ड इज चेंजिंग, मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं रशिया और चाइना। अब देखें, तीन पावर्स अभी एक्नॉलेज एक दूसरे को कर रहे हैं, चाइना है और रशिया भी है। तो मेरा ख्याल में एट द टाइम विल कम, वेस्टर्न कंट्रीज वो चाहते हैं कि फलस्तीनी स्टेट हो, ये दो बड़े अच्छा। ममालिक भी चाहते हैं। तो फ्यूचर में लाइकली है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक है उस्मान साहब, जो दीगर ब्लॉक्स बन रहे हैं, आपको लगता है कि वो कोई हल निकाल सकते हैं इसका? मेरे ख्याल में मुस्लिम ब्लॉक को जो है उसके लिए हाई टाइम है, उनके लिए मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है कि क्या अब भी वो उसी जगह पे खड़े हैं जब वो अफगानिस्तान पे, इराक पे अटैक हुआ था, कि वो इससे कुछ सबक सीखेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें वेस्ट की तरफ देखने की बजाय, अमेरिका से उम्मीद लगाने की बजाय रियाद की तरफ देखना होगा, हमें अबू धाबी की तरफ देखना होगा। जीसीसी कंट्रीज अगर ये अरब नेशनलिज्म की बात करेंगे और ओआईसी को बैक बर्नर पे डाल देंगे तो फिर मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं यही होता नजर आएगा। ठीक है, यानी दीगर ब्लॉक्स को देखने की बजाय अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो ये एक बनना भी चाहिए और इसी ब्लॉक को फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब और उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।